एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है, ठीक है ना, साइंस में न्यूटन्स लॉ, जिसको 9th और 10th क्लास के बच्चों को समझने में दिक्कत होता है। और एक थ्योरम हमेशा प्रूफ करने के लिए भी एग्ज़ाम में आ जाया करता है, तो उसी को मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थ्योरम आपने सुना होगा, F बराबर एम ए। ये सिद्ध करने के लिए हमेशा परीक्षा में पूछ दिया करता है कि F बराबर एम ए को सत्यापित करें, सिद्ध करें कि F बराबर एम ए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में जानना होगा। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन का पहला नियम यह है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेगी। मोशन में है, गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है। ये पहला नियम है। पहला नियम से हमें क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिल जाता है कि बल है क्या। दूसरा नियम क्या है बच्चों? दूसरा नियम यह है कि किसी पिंड या वस्तु पे आरोपित आरोपित बल जो होता है वह समानुपाती होता है किसके? संवेग के परिवर्तन की दर के। संवेग परिवर्तन की दर के। ठीक है, किसके समानुपाती होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि किसी पिंड पे आरोपित बल जो है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। सिंपल सा फंडा है। अब दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि आरोपित बल क्या है। आरोपित बल मतलब जो बल लगाया गया है, और संवेग परिवर्तन की दर। अब इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि संवेग क्या होता है। तो बेटा, संवेग जो है उसे P के द्वारा सूचित करते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा। और ये द्रव्यमान यानी मास और वेग वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान को m से सूचित करते हैं और वेलोसिटी को v से सूचित करते हैं। तो P बराबर क्या होता है? mv। ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है बेटे, संवेग P बराबर होता है mv। तो ये जो है मैंने अभी जो बताया, ये सारी चीज़ें ये भूमिका है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है। तो आगे देखते हैं आखिर इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। ठीक है बेटे, तो अभी देखा जाए कि संवेग में परिवर्तन हो क्या सकता है। मान लीजिए कि P डैश जो है वो संवेग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो P डैश जब संवेग में परिवर्तन हो गया तो हमारे पास मान लिया जाए कि पहला जो परिवर्तन हुआ P2, दूसरा परिवर्तन P2 हुआ और पहला परिवर्तन P1 हुआ। ठीक है, हमें पता है कि P बराबर होता है mv। लेकिन बेटा, यहाँ पे v जो है ना, v होता है, इसको कहते हैं अंतिम वेग। ठीक है, और u जो होता है वो होता है प्रारंभिक वेग, मतलब स्टार्टिंग वेग। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक P1 है, एक P2 है। तो क्लियर सा मैटर है कि P1 जो होगा प्रारंभिक वेग होगा, अब P2 जो होगा वो अंतिम वेग होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 बराबर m u और P2 बराबर क्या लिखेंगे? m v। अब इस समीकरण में हम ये दोनों बिठा देंगे तो क्या बचेगा? m v माइनस m u। दोनों में m कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? v माइनस u। ये हमको एक समीकरण मिल गया। ठीक है, हमको एक समीकरण मिल गया। इसको यहाँ से निकाल दो, इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। एक समीकरण हमको मिल गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है कि
हमने अभी ऊपर बताया ना कि आरोपित बल, बल को किससे सूचित करते हैं? बल को सूचित करते हैं एफ से। ठीक है, आरोपित बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन के दर के। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग हो गया p। कभी भी किसी चीज़ की परिवर्तन की बात की जाएगी और उसमें रेट लग जाएगा, दर लग जाएगा, यानी उसकी तुलना समय के साथ की जा रही है, इसलिए नीचे में क्या हो जाएगा? t, यानी एफ समानुपाती p/t। ये सेकेंड लॉ है, ठीक है ना बेटे। अब यहाँ ध्यान से देखो, एफ समानुपाती ही रहेगा और p के जगह पे, ये जो p के जगह पे हम क्या लिखेंगे? m v माइनस u बटा में पहले से क्या है? t है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा त्वरण, जिसे a द्वारा सूचित किया जाता है। किसे सूचित करते हैं बेटे? a के द्वारा सूचित करते हैं त्वरण को। ठीक है, a मतलब एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब त्वरण होता क्या है? मान लिया जाए कि दो वेग है, एक हो गया प्रारंभिक वेग, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको अभी लिखना नहीं है। प्रारंभिक वेग क्या हमारा? u। दूसरा हो गया अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या है हमारा? v। तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं कि जो वेग में परिवर्तन होता है, एक्सेलरेशन का मतलब है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मान लीजिए पहले, अभी का वेग है v, पहले का वेग है u, तो परिवर्तन कैसे पता चलेगा? मान लो पहले 10 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, अभी 20 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, तो दोनों को घटाएंगे तो जो मिलेगा वही तो बढ़ रहा है ना, इसीलिए v माइनस u हो जाएगा। लेकिन परिभाषा क्या कहता है कि संवेग की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब भी परिवर्तन की दर आएगा ना, तो उसकी तुलना समय के साथ होना ही होना है। तो हमारे पास क्या बचेगा? त्वरण का व्यंजक क्या मिलेगा? v माइनस u बाई टी। इतना समझ गए आप लोग? तो इसको अब मिटा दीजिए। अभी हम लोग ऊपर आएंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी यहाँ पे देखिए, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, उसको तो मैंने नीचे बताया ना आपको कि a बराबर होता है v माइनस u बटा में t, ये बताया ना मैंने नीचे। बस नीचे में क्या हो जाएगा? टोटल के जगह पे f समानुपाती m a हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रोपोर्शनल है हमारे पास। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हम k को रख देंगे। तो f बराबर k रख देंगे m a। ठीक है, तब बराबर में आ गया। और k का वैल्यू 1 रख देने पे, k का वैल्यू अगर 1 रख दिया जाता है तो क्या बचेगा हमारे पास? f बराबर m a। और इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड। तो बेटे मैंने पहला नियम बताया, दूसरा नियम बताया, तीसरा नियम नहीं बताया। तीसरा नियम ये है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब मान लो कोई सेब है, एप्पल, या कोई आम, कुछ भी है, एक वृक्ष है इतना बड़ा सा, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, इससे एक आम या कोई भी फल नीचे गिरता है। तो जितने वेग से नीचे गिरेगा उतने वेग से ये ऊपर उछलेगा। मतलब कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया हो रहा है कि बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मान लो 5 न्यूटन का बल मैंने लगाया ईस्ट में, तो इधर से भी मान लो किसी रबड़ पे लगाया, तो इधर से भी 5 न्यूटन का बल ही वेस्ट की तरफ लगेगा, इसके वेस्ट की तरफ। तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो क्या कहता है? एवरी एक्शन, थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन इक्वल
एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही है थर्ड लॉ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो के साथ।